आप लोगों ने एम्फेसिस ऑफ मैटर देखा। आपका प्रश्न मुझसे ये है कि सर व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द ओपिनियन पैराग्राफ एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सही है जी, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं क्लाइंट के पास गया, उसका एक सिग्निफिकेंट केस चल रहा था, सिग्निफिकेंट केस चल रहा था। अच्छा, वो सिग्निफिकेंट केस मतलब सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि उस पर पेनल्टी आ गई तो वो मटीरियल है, अगर पेनल्टी आ गई तो मटीरियल है। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि शेयर होल्डर को वो बात पता होनी चाहिए, शेयर होल्डर को वो बात, क्योंकि दिस इज फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, डिस्क्लोज है, क्योंकि वो केस हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है, तो एंटिटी ने डिस्क्लोज किया हुआ है। अब मैं बीइंग एन ऑडिटर ये चाह रहा हूं कि मैं शेयर होल्डर को मुतवज्जा करूं कि भाई ये चीज देख लेना, बाद में मुझे नहीं कहना कि तुमने बताया नहीं था। पर मैं आपसे ये पूछता हूं, अभी जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, इस कहानी के अंदर क्या मैं ये कहूंगा कि मैं इसको ओपिनियन के सेक्शन में बताऊं? देखो, ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है या वो आईएफआरएस के हिसाब से सही है? अच्छा, मैं क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताऊं या कंपनी की अनसर्टेनिटी है ही नहीं, अनसर्टेनिटी है ही नहीं? तो अगर फिर मुझे कोई ऐसी चीज बतानी है, शेयर होल्डर को एम्फेसाइज करवानी है, तो उसके लिए कौन सा पैराग्राफ है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर की कंडीशन रखी गई कि एक ऐसी चीज जो एफएस में पहली शर्त डिस्क्लोज हो, और जो आप समझते हैं कि यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, तो आप उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में एम्फेसाइज करवाइएगा कि भाई तवज्जो फरमाएं, यहां पर ये देख लीजिएगा ये मसला चल रहा है, पहली चीज। फिर दूसरी दो शर्तें और रखी गई कि उस मसले की वजह से ओपिनियन का मसला ना हो। अब एग्जाम्पल, मैं क्लाइंट को कह रहा हूं डिस्क्लोजर डालो, क्लाइंट ने कह दिया केस चल रहा है, पर क्लाइंट ने उसमें यह नहीं बताया कि एक्सपेक्टेड पेनल्टी कितनी है। मुझे बताओ क्या ये मिसस्टेटमेंट है? अमाउंट नहीं बता रहा, तो ये गलती है। अच्छा, क्लाइंट कह रहा भाई ये काम करो ना जानी, मैं इसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे भी पता है तुम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, डिस्क्लोज। मैंने क्या कहा, तुम्हें क्या करना है, डिस्क्लोज। अच्छा भाई, वो भी कह रहा है डिस्क्लोज करना है। मैंने कहा भाई तुम इसके अंदर अमाउंट डिस्क्लोज करो। वो कह रहा भाई मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अब एम्फेसाइज करा दें। मैंने कहा भाई एम्फेसाइज इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ओपिनियन, बात समझे, एम्फेसिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ओपिनियन। तो आपको 10 बार ऐसे क्लाइंट मिलेगा, बोलेगा तू एक काम कर एम्फेसाइज करा दे, तो भाई यही तो उसने लिख के दिया, बोल रहा है कि भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो चीज वहां पे मसला है वो वहां पे रिपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है। आप शेयर होल्डर को ये नहीं कह सकते कि भाई देख लो ये केस चल रहा है और कहानी खत्म, नहीं। आप बताएंगे शेयर होल्डर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर सही नहीं डला हुआ, तो ये यहाँ का मसला है या ओपिनियन का मसला है? तो वो तभी कह रहा था कि भाई आप देख लीजिएगा कि ऐसे मसले जो ओपिनियन से पर्टेन करते होंगे वो यहाँ पे फॉल नहीं करते, तभी तो सीक्वेंस रखी है। बात क्लियर है? और फिर कहता है कि अगर वो मैटर की ऑडिट मैटर है, अच्छा की ऑडिट मैटर है, ऐसा मैटर जो बहुत ही की है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वो आपने अलग से पैराग्राफ में बताया होगा जिसका नाम है की ऑडिट मैटर, जो अब तक मैंने सीखा नहीं है, हम सीखेंगे आगे। मैंने उसमें लेक्चर में भी कहा था, क्लैरिटी है, फर्क होना चाहिए। सर अगर आप लाइकली प्रोबेबल हैं हारने के तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लाइकली है या प्रोबेबल है तो क्या मैं डिस्क्लोज करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा? तो रिकॉर्ड कर लिया तो कहानी खत्म। अब आपको कुछ एम्फेसाइज करवाने की नीड, क्योंकि वो मैटर डिस्क्लोज हुआ ही नहीं होगा। डिस्क्लोज कब होता है? जब आपके हारने के चांसेस पॉसिबल हो या प्रोबेबल हो, पॉसिबल हो। पॉसिबल में आप सिर्फ क्या करते हैं, डिस्क्लोज। क्लैरिटी है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो गया आप? ओके गुड। अब हमने कहा कि सर इसको जरा हम स्लाइड शो पे ले जाएं। ये हमने कल कवर कर लिया था, एम्फेसिस ऑफ मैटर। याद है ना यहाँ पे, सही है। हाँ भाई, अगला पैराग्राफ की ऑडिट मैटर। अच्छा भाई, क्योंकि इसका जिक्र भी आया था पिछले वाले सेक्शन के अंदर, इसको अभी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये अलग से चैप्टर है। की ऑडिट मैटर का जो आयजा है वो सर आयजा 701 है। ये जो आयजा है ये आयजा 701 है, इसको सेपरेटली कवर करेंगे। अभी तो मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ, सही है जी, आगे सुनिएगा।
वो कहता ही है कि आप जब पूरे साल ऑडिट कर रहे होते हैं, बहुत सुकून से समझना इस बात को, वो कहता ही है कि आप जब पूरे साल ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट के दौरान आपको किसी एरिया को ऑडिट करने में दुश्वारी आ सकती है। क्या आ सकती है? अच्छा, दुश्वारी मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जिस एग्जाम्पल को मैंने कहा अभी आपको सिखाया उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने कहा कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, सही जी, और वो केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ हुआ है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज हुआ हुआ है उस डिस्क्लोजर की ऑथेंटिसिटी के लिए कि वाकई में वो केस डिस्क्लोज होना चाहिए या रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑडिटर ने अपना बहुत ज्यादा टाइम वहां लगा दिया उस चीज को वेरीफाई करने के लिए। भाई देखो, एक लाइन है ना बीच की, या तो केस हारूंगा या जीतने के चांसेस हैं। अच्छा, जीतने के चांसेस हैं तो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लॉजिकल बात है। पर इस चीज को क्या मैं क्लाइंट की बात सुन के मान लूं या खुद भी टेस्ट करूं? अच्छा, खुद भी टेस्ट करने के लिए मैंने उसके लॉयर से मीटिंग की, अपने लॉयर को अपॉइंट किया, उन दोनों के लॉयर्स को मिलवाया, अपने क्लाइंट की उसके लॉयर से मीटिंग्स देखी, कॉरेस्पॉन्डेंस जो ईमेल के जरिए आई है, लेटर्स देखे, इन ऑर्डर टू वैलिडेट कि चल क्या रहा है। मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स देखे कि क्या चल रहा है। इतना सिग्निफिकेंट टाइम लगा। तो इस चीज को मैं कहता हूं कि ऑडिटर का एक सिग्निफिकेंट टाइम इस एरिया में लगा है। तो जिस एरिया में ऑडिटर का टाइम सिग्निफिकेंट लगा है तो क्या वो मैटर नॉर्मल मैटर होगा या की ऑडिट मैटर होगा? अच्छा, यानी वो पूरे साल का एक ऐसा ऑडिट मैटर है जो कि बहुत ही की है। तो इसलिए कहा गया एक सेक्शन डाल दो की ऑडिट मैटर का, जिसके अंदर आप ये बता दो कि भाई पूरे साल के अंदर। अच्छा, वो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन है, मैं रीड कर लेता हूं। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, यानी उस साल के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट मैटर्स थे। तो वो कह ये रहा है कि भाई जब वो इस साल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैटर थे तो वो क्या बन गया? की ऑडिट मैटर। अच्छा, अब ये इसको लाने की वजह थी एक, की ऑडिट मैटर तब भी आ सकता है इवन दो वो डिस्क्लोज ना हुआ हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने जब मालूम करवाया हमें पता लगा कि सामने वाले का लॉयर गलत कह रहा है। हमारा लॉयर कह रहा है प्रेसिडेंट मौजूद है, ऐसा ही केस पहले एक बंदा हार चुका है। तो क्या मैं अपने क्लाइंट को बोलूं डिस्क्लोज करो या रिकॉर्ड करो? अच्छा, उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात समझिएगा, आगे कहानी कनेक्टेड है पूरी। उसने रिकॉर्ड कर लिया, क्या मेरा अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा टाइम लगा? क्या वो मैटर की ऑडिट मैटर था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था इस साल के लिए? यस। पर वो अब डिस्क्लोज, अब भी आप उसको की ऑडिट मैटर में बताएंगे, जस्ट टू एम्फसाइज, शेयर होल्डर को बताओगे कि ये की ऑडिट मैटर था जिसपे हमने ये काम किया है। पर वो कौन से सेक्शन में आएगा? की ऑडिट मैटर में। अब देखो, अब इसको पिछले वाले सेक्शन से लिंक करो, मैच करो। आपको ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि एक मैटर अगर आप की ऑडिट मैटर में बता चुके हो तो उसको वापस से एम्फसाइज करवाने की कोई नीड, वरना कितनी बार हो जाएगा? तो यानी अगर हम एक बात को कंक्लूड करें आज की क्लास के अंदर कि कोई चीज आप अगर की ऑडिट मैटर में बता देंगे तो वो एम्फेसिस में नहीं आएगी। क्यों? 2 बार हो जाएगी। और एक और चीज कंक्लूड करें, की ऑडिट मैटर हैज प्रेफरेंस ओवर ईओएम। की ऑडिट मैटर हैज प्रेफरेंस ओवर, क्योंकि वो खुद भी तो कह रहा है, वो कह रहा है की ऑडिट मैटर के अंदर वो तमाम मैटर्स आप बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा की हैं। यानी हम अगर ये कहें, अब तुम लोग मुझे कंक्लूड करके दोगे, केस चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ है और मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, पर गोइंग कंसर्न वगैरह का मसला, अच्छा मेरे मुंह से निकला मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, तो कहां डाल दें उसको? डिस्क्लोज हुआ है, तो ईओएम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप कह रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो सर यहां पे भी तो वही कहानी है कि आप ये भी तो यूजर को ही बता दें। तो वो यही तो कह रहा है कि एक लाइन रखो बीच में, सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट में फर्क है। वो कह रहा है, अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर सिग्निफिकेंट लाजमी होगा? हर मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, पर हर सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो बात समझिएगा। फिर उसने इसको परखने का तरीका सिखाया। अब मैं आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन लेकर चलता हूं।
वो कहता है आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कहां से मिलेंगे। पहली चीज, पहला जिस पे आपका ज्यादा टाइम लगाओ, जिस पे आपका, और आपने कंटिन्यूसली उसकी डिस्कशन दोस्त चार विद गवर्नेंस से भी की हो। आप बात समझें, आप क्या दोस्त चार विद गवर्नेंस के बाद छोटे मैटर लेके जाते हैं या सिग्निफिकेंट? वो कह रहा है वो मैटर्स, ये बहुत ही अहम लाइन है इसकी, मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूं, वो मैटर्स जो आप किससे कम्युनिकेट करते हैं वो लाजमी सिग्निफिकेंट होंगे। हो ही नहीं सकता कि आप कोई चिल्लर चीज उसके पास लेके जाओ समझने के लिए या बात करने के लिए। तो वो कहता है वो मैटर्स जो आपने किसको बताए होंगे, उसमें से भी वो सारे मैटर नहीं सिलेक्ट करना, मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्ट करना। वो कहलाएंगे कौन सा मैटर? उसने आपको तरीकाकार बता दिया कि भाई आपने जो 2 महीने ऑडिट किया उसके अंदर कुछ मसले ऐसे होंगे जहां आप फंसे होंगे, वहां पे आपका टाइम लगा होगा ज्यादा, वो टेक्निकल एरियाज होंगे, वो टेक्निकल एरियाज की लाजमी डिस्कशन किससे हुई होगी, उसमें से सारे एरिया सिलेक्ट करूंगा मोस्ट सिग्निफिकेंट, तभी तो उसका नाम है की ऑडिट मैटर। अच्छा, अब इसको रिवाइव करते हैं वापस से। मैंने ये कहा एक केस चल रहा है, सिग्निफिकेंट केस है, सही जी, पर अगर कंपनी हार गई तो कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले हैं, ओपिनियन पे मसला आएगा, गलत। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, बशर्ते, शर्त यह है मटीरियल अनसर्टेनिटी के लिए कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर लिया हो। तो इसको ईओएम में क्यों नहीं बता रहे? ईओएम में भी तो एम्फेसाइज करते हैं, पर मसला गोइंग कंसर्न का, ये नॉर्मल मसला। अब एक इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं। केस चल रहा है, सिग्निफिकेंट केस है, हमने कहा कि भाई केस अगर हार गए तो कंपनी डूब जाएगी, केस अगर हार गया तो कंपनी डूब जाएगी, बात समझिएगा। पर कंपनी के शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि हारने तो कोई मसला नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज गिरवी रखवा दें। देखो एक तो कंपनी है ना, और जो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं उनकी अदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, ऑडिटर साहब आप बेफिक्र रहें, हम बैठे हुए, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये लेटर आ गया, सपोर्ट लेटर, किसकी तरफ से? क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? गोइंग कंसर्न है गोइंग कंसर्न है, सपोर्ट लेटर आ चुका, कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव कैसे करेगी? वो लेटर आ गया, मतलब अभी गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसकी इस्तिताद ना, वो पे ना करे, वो पे, क्या अनसर्टेनिटी है? अच्छा, अब मैंने कहा अब अनसर्टेनिटी आ गई, बीच का गैप है। अच्छा, अगर शेयर होल्डर पैसे ही जमा करवा देता तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये बात भी हमें कंक्लूड कर ली। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अनसर्टेनिटी है, तो मैनेजमेंट को ये मैंने कहा कि आप ये अनसर्टेनिटी अपने एफएस में डिस्क्लोज करो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है IAS 1 की कि जो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी अब एफएस में। तो अब आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या मैं इस एफएस में डिस्क्लोज की गई चीज को एम्फेसिस ऑफ मैटर से रेफर कर रहा हूं या मटेरियल अनसर्टेनिटी से? तो अब आपका व्यू क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मसला मटेरियल अनसर्टेनिटी का है, मसला मटेरियल अनसर्टेनिटी का है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? अब एक और चीज, मैंने कहा मैनेजमेंट को कि भाई आप प्लीज मटेरियल अनसर्टेनिटी जो आपकी है उसको डिस्क्लोज करें एफएस में। मैनेजमेंट कह रही है जाओ, नहीं करते डिस्क्लोज, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। आप क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो इसमें की ऑडिट मैटर क्यों नहीं दे रहे? नहीं, देखें सिग्निफिकेंट भी, चलो मैं कह रहा हूं मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है। अब बात समझिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, मेरा बहुत टाइम लग गया उसके ऊपर, पर मैनेजमेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही। अब आपसे पूछता हूं की ऑडिट मैटर दूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी? मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों नहीं? क्योंकि सर उसने गलती की हुई है एफएस में, मिस स्टेटमेंट है। तो यही चीज कहां बता दोगे? ओपिनियन में या बेसिस फॉर ओपिनियन में? पहले तो ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट गिव। अच्छा, एक बात बताओ, इस डिस्क्लोजर का फाइनेंशियल्स में ना होना कोई छोटी बात है या एक बिग थिंग है? बिग थिंग क्यों? डिस्क्लोजर ही तो है। पर ऐसा डिस्क्लोजर है कि अगर शेयर होल्डर को पता होता तो हो सकता है वो अपनी कंपनी को बेच देता या इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करता। पहले बताओ दोनों पॉसिबिलिटीज, तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हैं? यानी सर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यानी आपने फर्क रखना है कि एक मैटर है
सिग्निफिकेंट है, हो सकता है मोस्ट सिग्निफिकेंट भी होगा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा तो कहानी कहां जाएगी, की ऑर्डर्ड मैटर की तरफ। पहले तो बात क्लियर है। तो अब हमें ये बात समझ आ रही है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो स्पेसिफिकली कहता है कि ईओएम आप तब देंगे जब आपको लगे कि एक चीज एफएस में डिस्क्लोज है और वो शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, बशर्ते कि वो की ऑर्डर्ड मैटर और बशर्ते उसकी वजह से ओपिनियन में मॉडिफिकेशन ना हो, क्योंकि आपको एक ही चीज दो जगह बताना अलाउड नहीं है। बात क्लियर है? चलिए जी, एक मिनट मैं पूछता हूं सर, अगर रिस्क सिग्निफिकेंट है तो वो की ऑर्डर्ड मैटर में आ जाएगा। गलत, रिस्क सिग्निफिकेंट मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया, मैटर सिग्निफिकेंट है। क्या बोला मैंने? देखो आप किसी मैटर को एम्फसाइज करा रहे हो ना, दैट मैटर कैन बी की ऑर्डर्ड मैटर एंड दैट मैटर कैन बी एम्फेसिस ऑफ मैटर, यानी उस मैटर को या तो आप एम्फसाइज करा दो किस पैराग्राफ में, नहीं पहले देखो, या तो उस मैटर को आप एम्फसाइज करा दो एम्फेसिस ऑफ मैटर में, या तो उसको एम्फसाइज करा दो उसके बारे में बता दो किसमें, की ऑर्डर्ड मैटर में। पर तरजीह किसको दी गई? पर एक चीज याद रखना, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई अ मैटर टू बी अ की ऑर्डर्ड मैटर, दैट मैटर हैज टू बी सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्क है, तभी उसने कहा एक मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज आप यहां बता चुके होगे, तो वहां पे बताने की नीड नहीं है। क्लैरिटी है? वरना कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। सर की ऑर्डर्ड मैटर की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? अभी तो बताया, अभी तो बताया, एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो सुनिएगा वापस से। मैं बैंक्स का ऑडिट करता हूं, तो बैंक्स के ऑडिट के अंदर आप अगर किसी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे ना, तो वो बिलियन ऑफ रुपीज में होती है। तो हम लोग क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो मैं बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की इनकम को 100% रिकैलकुलेट करता हूं। उस पर कम टाइम लगेगा या ज्यादा? ज्यादा। तो मैं अपने शेयर होल्डर को, अच्छा ये चीज एफएस में डिस्क्लोज नहीं होती है क्योंकि वो तो अकाउंटिंग हुई हुई है। तो एक चीज याद रखना, की ऑडिट मैटर के लिए लाजमी नहीं है कि कोई चीज डिस्क्लोज हो, वो अकाउंट फॉर भी हुई हुई है, उस पर आपका टाइम ज्यादा लगा है, तो उसको आप की ऑडिट मैटर बना सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे बताओ, एक मेरा सिग्निफिकेंट टाइम इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन पे लगा होगा, बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने वहां पे रिव्यू में भी टाइम क्या लगाया होगा? ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं उसके ऊपर की ऑडिट मैटर बताऊंगा? अच्छा, की ऑडिट मैटर का एक और चीज समझ लो, की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ इसलिए भी लाया गया ताकि ऑडिटर ये बता पाए कि पूरे ऑडिट के दौरान मुझे किस चीज ने ज्यादा तंग किया था, किस चीज ने, ताकि शेयर होल्डर का फोकस भी उस एरिया पे आए कि हाँ भाई जब ऑडिटर यहां पे फोकस करता है तो मुझे भी यहां फोकस करना चाहिए। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा, ये जहां फोकस करना है ये मुझे पता कैसे लगा होगा? रिस्क असेसमेंट से। गलत कह रहे हो? कहां से? और रिस्क असेसमेंट से अगर मैंने वेरीफाई किया, फॉरन वेरीफाई हो गई, तो दैट मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। पर यस, इफ सिग्निफिकेंट टाइम लगा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है वहां के ऊपर और ज्यादा टाइम लगा मेरा, तो वो मैटर सिग्निफिकेंट होगा या मोस्ट सिग्निफिकेंट? एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट केस में आपने बताना है अपने शेयर होल्डर को। अच्छा, इस पैराग्राफ को तो खैर अभी हमने खोला नहीं है क्योंकि हम अलग से चैप्टर में करेंगे, बट की ऑडिट मैटर में आप ये भी बताते हैं कि आप इसको की ऑडिट मैटर क्यों कह रहे हैं। बात समझिएगा, की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ में आपको क्या लिखना होता है कि ये मेरी नजर में की ऑडिट मैटर क्यों है, क्योंकि हम लिखेंगे उसके अंदर कि बिकॉज दिस कंप्राइजेस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन वी कंसिडर दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर। तो बोलता है ये भी लिख के दो कि एक चीज आपकी नजर में की ऑडिट मैटर क्यों है। तो जब शेयर होल्डर ये पढ़ेगा कि हाँ यार ये 92% ऑफ बैलेंस शीट है, 80% ऑफ बैलेंस शीट है, तो क्या ये मैटर नॉर्मल मैटर है, की ऑडिट मैटर है, तो फिर वो भी उसको उसी अकॉर्डिंगली तरीके से देखेगा। पहले तो बात क्लियर है। और एक और चीज बता देता हूं, ये बातों बातों में ये चल ही रहा है, तो की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ के अंदर आप ये भी बताते हैं कि आपने इस पूरे मैटर के ऊपर काम क्या किया। आप खुद सोचें, शेयर होल्डर को आप बोल रहे हैं कि मेरी नजर में की ऑडिट मैटर है, शेयर होल्डर बोल रहा है अच्छा भाई की ऑडिट मैटर, अब आगे क्या करूं, तो आप बोलेंगे मैंने उसको वेरीफाई इस तरीके से किया है। तो जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे ना, ऑडिट प्रोसीजर्स, उसकी एक हल्की सी झलक आप इस पैराग्राफ में बता देंगे कि मेरे लिए की ऑडिट मैटर था, इसके ऊपर मैंने काम ये किया, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि एक चीज जो की ऑडिट मैटर ऑडिटर की नजर में थी उसने उसके ऊपर काम। ये इसलिए भी डाला गया ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो चीज की ऑडिट मैटर है उसके ऊपर काम क्या हुआ ये किसको पता होना चाहिए, शेयर होल्डर को। तभी इंट्रोड्यूस किया गया कौन सा पैराग्राफ,
की ऑडिट मैटर का। पर अगेन 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 ईच एंड एवरी मैटर इज अ की ऑडिट मैटर या मोस्ट सिग्निफिकेंट, and then for most significant matter we have to tell shareholders that why this matter is a and what procedures we have performed। पहले तो बात क्लियर है। तो टेक्निकली हमने जिक्र कर लिया, इसका तस्करा कर लिया कि की ऑडिट मैटर अलग से चैप्टर है, और वो कब आता है, जब मैटर, अच्छा ऐसा हो सकता है किसी ऑडिट में कोई मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट ना निकले, हो सकता है, तो उस केस में मैं लिख दूंगा कि हमारी नज़र में कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, अगर है तो बताना होगा, अगर है तो बताना होगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियरिटी है, यहाँ तक कोई सवाल, यानी अभी आप फर्क कर पा रहे हैं सब में। चलिए अच्छा, पर एक चीज़ है, एम्फेसिस ऑफ मैटर आप जब रेफर कराते हैं तो उसमें ये नहीं बताते कि आपने क्या काम किया है, ये कहाँ बताना है, की ऑडिट मैटर में, क्योंकि आप खुद कह देंगे मेरी नज़र में क्या ही है, की ऑडिट मैटर। आप इसको लिखेंगे कैसे, क्या होगा, वो सारी आगे की कहानी है। अभी तो भाई हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंटेंट्स, तीसरी क्लास है, सिर्फ क्या सीख रहे हैं, कंटेंट्स, ताकि लॉजिकली समझ तो आए। अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं। जी रानी, नहीं पर वाइंड अप कब हुआ, सवाल ही है। नहीं देखो, आपकी जिम्मेदारी कब तक होती है, जब आप रिपोर्ट पे कलम चला रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, देखो आप ये समझो, आपका ईयर एंड 30 जून है, आप ऑडिट करोगे अगले 3 महीने, आपकी जिम्मेदारी पहली बात तो है गोइंग कंसर्न की नहीं है, असेसमेंट की। आपकी जिम्मेदारी है ये असेस करना कि वो जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट ने की है क्या वो सही है या नहीं है। अगर तो आपको कुछ पता लग जाए तो आप मैनेजमेंट को बोलते हो बेटा ये क्या चल रहा है, क्या कोई प्लान व्लान है। अब इस थॉट प्रोसेस को रख के पूछो सवाल कि अगर लिक्विडेशन बाद में हो गई तो हो सकता है ऑडिटर से मिस हो जाए, यूजुअली नहीं होती मिस, पता होता है हमें, क्योंकि हम इतना डिटेल में ऑडिट करते हैं। रिस्क असेसमेंट की क्यों थी, ताकि पता लगे ना कि उस, मैंने आपको बताया भी था कि रिस्क असेसमेंट में गोइंग कंसर्न के रिस्क भी आते हैं, तो वो तो मुझे पता लग जाते हैं, तो वो जब पता लग जाते हैं तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेता हूँ। अदरवाइज मैं रिपोर्ट साइन करते वक्त ही तो पंचायत है सारी कि या तो मुझे सबूत मिल गया या तो मुझे सबूत नहीं मिला। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो चल रही है, मैं जो कंसल्टेशन भी EY ग्लोबल पे रेस करके बैठा हूँ, सुनिएगा। एक क्लाइंट है मेरा XYZ, उसने बैंक से लोन लिया हुआ था, उसने 15 जून को डिफॉल्ट कर दिया, यानी अपनी इंस्टॉलमेंट पे। ईयर एंड के बाद बैंक से उन्होंने एग्रीमेंट किया कि प्लीज अब हमें 6 महीने की मोहलत दे दें, तो 6 महीने को उसका डेफरमेंट मिल गई। मैंने उनको, अच्छा क्लाइंट मुझे क्या कह रहा, बात समझिएगा, जब बच्चे को भेजा ना मैंने, तो उसको कह रहा है कि देख भाई हमने तो डेफरमेंट ले लिया, बच्चा मेरे पास आया, सर देयर इज नो गोइंग कंसर्न इशू। मैंने कहा चुपचाप बैठे थे, मैं तेरे को बताता हूँ। मैंने कहा क्लाइंट को बोलो अपनी फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना के दे, फ्यूचर। अच्छा क्लाइंट ने कैश फ्लो बना के दिए, ओह दुनिया भर की इनकम उनकी हथेली में थी, उनकी झोली में इनकम ही इनकम, पैसा ही पैसा। मैंने बोला मुझे एक बात बता, ये जो तुमने क्वांटिटी रखी है कि तुम इतने बेचोगे, किसको बेचोगे? उसने बोला कस्टमर को। मैंने कहा कस्टमर है ही नहीं तुम्हारा, कहाँ जा रही है क्वांटिटी भाई? मैंने कहा क्वांटिटी को कम करो। उसने कम किया। मैंने कहा ये प्राइस तुम्हारे बाप ने सेट की है। बोला मैं कह रहा हूँ ना। मैंने कहा तू जो भी कहेगा ऐसे तो तूने एफएस दे दिए, बोलो तूने दिए, सही है। यही टोन थी मेरी उससे बात करने की, क्योंकि मैं अपने लेवल पे बात कर रहा था, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कि इंसान का बच्चा बन जाए। उसने बोला प्राइस कैसे? मैंने कहा अभी जितने पे तुम प्रोडक्ट बेचते हो वो प्राइसेस लो, यहाँ पे तुम प्राइसेस इंक्रीज करोगे ना? बोला हाँ मैं इंक्रीज करूंगा। मैंने कहा क्वांटिटी और कम कर। बोला क्यों? डिमांड गिरेगी तुम्हारी। बोला ये कैसा होता है? मैंने कहा भाई यही होता है इकोनॉमिक्स में, मैंने तो ये पढ़ा है, तुम्हारी कौन सी इकोनॉमिक्स है? या तू ऐसी कोई चीज बेच रहा है जो कोई और नहीं बेच रहा, या तो ये मुझे प्रूफ कर दे। क्या बात समझिएगा, ये कहानी चल रही है। अब जैसे ही उसने ये चीजें अपडेट की ना, मॉडल के अंदर जो कैश फ्लो मॉडल था उसमें कैश फ्लोज क्या हो गए? कम क्यों हो गए? अच्छा आप ऑडिट करने का तरीका देखो, ये मैं असेसमेंट कर रहा हूं। अच्छा अब पहले तो एक तुम सब बात बताओ, अभी मसला नॉर्मल चल रहा है या गोइंग कंसर्न का? क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे, और अगर पैसे नहीं है तो कंपनी के एसेट्स बिकेंगे। अब मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, तुम सब जवाब देना ताकि तुम्हें समझ आ जाए। मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम ये की ऑडिट मैटर है। कितना टाइम लग रहा है? मेरे अपने आस, सही है जी, जूनियर के अपने आस, पार्टनर इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल इन्वॉल्व है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम कोई गलत ओपिनियन ना दे दें।
तो रिपोर्ट तो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है भाई, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, वरना सबसे पहले पार्टनर गया, फिर डायरेक्टर, फिर हम, फिर नीचे की। चलो क्या वो तो क्वालिफाई नहीं है, उनकी डिग्री का तो मसला नहीं, हमारे तो लग जाएंगे ना। तो हम सोच समझ के काम करते हैं। खैर आगे सुनो, क्या ये मैटर की ऑडिट मैटर है, हाँ या नहीं? क्या सिग्निफिकेंट टाइम लगा? मैं कह रहा हूं अभी भी आप की ऑडिट मैटर के सेक्शन में इसको नहीं बताओगे, क्योंकि ये मसला गोइंग कंसर्न का है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जो चीज जहां की है वहां बताओ यार। अब एक चीज समझो, मैंने जब कैश फ्लो देखे और मैंने कहा भाई इस साल के कैश फ्लो तुम्हारे इतने, यानी उसके पास जो कैश आ रहा था वो 1 बिलियन का आ रहा था, और जो उसको इस साल पेमेंट करनी है वो 3.5 बिलियन की करनी है। तो उसने बोला देखो यार 1 बिलियन तो मैं दस्ती पे कर लूंगा। मैंने कहा बेटा अगर दस्ती तू पे कर लेगा ना 1 बिलियन आज ही उठा के, तो तुम्हारे पास अपने ऑपरेशन चलाने के पैसे नहीं होंगे। पहले तो बात समझ आई। तो आपने कैश रिजर्व रखना होता है ना, कि सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, सप्लायर की पेमेंट से, सारी चीजें। खैर ये कंक्लूड हुआ अभी तक कि दिस कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अब मैं आपसे ये बात पूछूं, अब देखो ये तुम्हारा दिमाग भी यहां तक नहीं जाएगा जो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, जिस चीज को मैंने डिटेक्ट किया है यहां पे। सवाल ये है अभी हमारा कि इस सिचुएशन के अंदर क्या अनसर्टेनिटी है? यस, क्योंकि यही कंपनी लैंडर्स के पास पहुंची हुई है और लैंडर्स से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमारी पेमेंट को 1 साल आगे कर दें ताकि हम पैसे कमा लें और हमारी रीपेमेंट शुरू करें 1 साल बाद। अच्छा, पर यह भी फाइनल। अच्छा, मेरी बात बहुत फोकस होकर सुनना, ये पूरी कहानी तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ की सुनाता है इसलिए ताकि कनेक्ट कर पाओ। इस पूरी सिनेरियो के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर अभी मुझे सबूत ही नहीं मिल रहा कि क्या पैसे होंगे। देखो क्लाइंट कह रहा है मुझे रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है लोन रीशेड्यूल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मुझे तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है। क्या ऑडिट रिपोर्ट अगर मैं कल साइन करूंगा तो क्या मेरे पास कल कोई सबूत है कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी? दिस इज कॉल्ड स्कोप लिमिटेशन। दिस इज कॉल्ड, अच्छा स्कोप लिमिटेशन कैसे है? एविडेंस ही नहीं है भाई। अच्छा क्लाइंट मुझे कह रहा है हो जाएगी, क्या मान लूं? या अच्छा फिर मैंने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डेंस देखी। कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर बैंक इसको कह रहा है ये भी प्रोवाइड कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दो, तो वो तो चीजें मांग रहा है ना, वो तो चीजें मांग रहा है, वो तो अपने आप को सेव करने के लिए देख रहा है कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो क्या बैंक रजामंदी हो गई है या नहीं हुई? अच्छा बैंक की रजामंदी अब तक नहीं है, दैट मीन्स कि आई एम अनसर्टेन। अच्छा अब हमारा सवाल यह है ग्लोबल से, हम यहां पर अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करें या मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न दे, और हमने नीचे लिख दिया हमारी नजर में ओपिनियन का हेड होना चाहिए क्योंकि हमारे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो मैं देखो इसमें भी बड़ा मोहतात हूं, मैं ग्लोबल से पूछ रहा हूं भाई तुम बताओ अपना व्यू। हो सकता है मैं बायस हूं, हो सकता है मेरा फड्डा है क्लाइंट से, मैं उसको बोलूं अब तू आजा देख ले रिपोर्ट में मैं क्या करता हूं। खैर समझने की बात यह है कि क्या इस बात को ग्रैब कर पा रहे हो कि मसला कितना सीवियर है। हालांकि इतना टाइम लगाने के बाद वो क्या बन चुका है, की ऑडिट मैटर, पर क्या वो मसला यहाँ का या ऊपर का है? तो आपने ऊपर डील करना है उसको। बात समझ आई? तो ऐसे गोइंग कंसर्न के मसले में ऐसे जाने नहीं दे सकता। इवन मैं इसमें भी बड़ा मोहतात होकर लेके चल रहा हूँ कि अच्छा कल को, जैसे इस बच्चे का सवाल था ना, तुम देखो उसको कनेक्ट कर दूंगा मैं, कल को मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी डाल दूं कि अनसर्टेनिटी के कुछ भी हो जाए, और अगले दिन जो लैंडर है वो बोले जाओ नहीं करता अप्रूव, तो क्या मैंने अपना ओपिनियन सही दिया है? क्यों? मैं तुम्हें बताऊं सीन क्या है। मैंने इतनी बड़ा ब्लंडर मारा है यहां पर क्योंकि उसके अकाउंट्स बनने चाहिए थे नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, सारे करंट एसेट, सारी करंट लायबिलिटी, जबकि मैंने सिर्फ क्या कर दिया, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न डाल के कटा दिया। तो क्या मैंने सही किया, गलत हो गया? अब देखो कितना इंपैक्ट है। आपको अपना ओपिनियन को गलत करना चाहिए था कि आप कहते हैं कि मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाने चाहिए थे एनआरवी बेसिस के ऊपर, जबकि वो बना के बैठी हुई है गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर, और सिर्फ डिस्क्लोजर दे दिया किसका, मटीरियल अनसर्टेनिटी का। तो इसमें भी बड़ा ख्याल रखना है। पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई? यानी सर देयर इज अ डिफरेंस। तो जैसे हालात वाकयात होंगे वैसा ओपिनियन होगा, और ये ग्रुप में तब आएगा जब आप मेरे साथ 50-60 सवाल करेंगे रिपोर्ट के, मल्टीपल सिनेरियोज होंगे, उसमें हम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे सारे बच्चे। पहले बताओ अब बात क्लियर है? अब पूछें जानी।
नहीं 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 नहीं, गोइंग कंसर्न वापस से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। अच्छा, कंपनी ने वाइंड अप हो जाना अगले 12 महीने में। मेरा आपसे सवाल है, मिस स्टेटमेंट नहीं है मतलब कंपनी ने एनआरवी बेसिस पे अकाउंट्स बना लिए, पक्की बात है। अच्छा, जब कंपनी ने एनआरवी बेसिस के ऊपर अकाउंट बना लिया और कोई मिस स्टेटमेंट भी नहीं है तो आपका कौन सा टाइम लगा? अब आप जब कंपनी एनआरवी बेसिस के ऊपर अकाउंट्स बना लेगी तो फिर एनआरवी बेसिस पे जो अकाउंट्स बनाए वो डिस्क्लोज करेगी। इस केस के अंदर आप एम्फेसाइज करेंगे। इस केस के अंदर देखो सवाल अच्छा था इसका, इसने बोला सर आप ये समझें कि कोई हमारे पास मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं, हमें पक्का पता है कंपनी गई, सही है। इन्होंने कहा कि सर कंपनी ने अकाउंट्स बना लिए एनआरवी बेसिस पे, पर एनआरवी बेसिस पे जब कंपनी अकाउंट्स बनाएगी तो इस फैक्ट एंड फिगर को डिस्क्लोज करेगी। उस फैक्ट एंड फिगर को डिस्क्लोज करके क्या मैं एम्फेसाइज कराऊंगा? अब मैं आप सबसे पूछता हूं मैं एम्फेसाइज क्यों कराऊंगा? क्योंकि यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फंडामेंटल है और वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज भी है, वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज भी है। तो यू नीड टू एम्फेसाइज दिस मैटर। अच्छा, अब ये अगर आप ये कहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगा, आपका बहुत सिग्निफिकेंट टाइम लगा, मैनेजमेंट मान रही थी नहीं मान रही थी, आपने काम क्या किया, तो ये बताना चाहते हो तो फिर कहां बताओगे? की ऑडिट मैटर में, डिपेंडिंग अपॉन योर जजमेंट। पर वो क्लियर हिंट होगी कि यहां करना है या वहां बताना। फिर एक और चीज आती है, इफ यू हैव डिसाइडेड टू क्लासिफाई दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर, देन ईओएम में आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अब यहां बता चुके हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। अगर एक मैटर आपका ज्यादा टाइम खा गया, यानी मैनेजमेंट मान नहीं रही थी, बहुत सारे प्रोसीजर किए तब जाके कंक्लूड हुआ कि ये मामला है, तो फिर उसको आपने कहां बता दिया होगा? की ऑडिट मैटर में। तो फिर ऊपर बताने की कोई नीड नहीं है। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया, आपको सोचने का तरीका डेवलप हो गया। अच्छा, एक दो सवाल। प्रैक्टिस सेशन कब से स्टार्ट है बेटा? कॉन्सेप्ट तो कर लें, इसके बाद होगा ना। अच्छा भाई, खैर अब मुझे बताओ ऑनलाइन वालों और बाकी तुम सब लॉजिकली क्लियर हो? डिफरेंसेस बिटवीन द पैराग्राफ ये क्लियर होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पे कंटेंट्स पे काम कर रहा हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी से। तार कह रहे हैं ओके सर क्लियर है, बाकी बच्चे इसका कोई राज आएगा इंशाल्लाह, देखना। चलें जी, तीनों चारों पैराग्राफ एक रिपोर्ट में आ सकते हैं, मसले अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है भाई एक ही मसले पे तीनों पैरा आ सकते हैं? नहीं, पर अलग अलग मसले पे आ सकते हैं। यस, बिल्कुल आ सकते हैं। किसने मना किया? तो पैराग्राफ दिए इसलिए कि इसको इस्तेमाल करो, वैसा भी नहीं है दिल चाहे कुछ भी लिख दिया। हालात वाकयात होंगे तो लिखना। अब लेट से एक मामूली सा केस चल रहा है, क्या उसको मैं एम्फेसाइज कराऊंगा? की ऑडिट मैटर आपकी नजर में तो वो मैटर सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है? पहले तो बात क्लियर है। चलें जी, इट मीन्स कंपनी नॉट गोइंग कंसर्न है तो अकाउंट एनआरवी भी बनने चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे सिखाऊंगा ताहा। अच्छा देखो, ताहा ने एक सवाल भी पूछ लिया, आपके नोटिंग में भी लिखा हुआ होगा बुक में। इसने कहा कि सर यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जो की ऑडिट मैटर है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। कौन सी कंपनीज पे? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के लोगों को आपको ये बताने की नीड नहीं है कि आपने किस की ऑडिट मैटर पे क्या काम किया था, क्योंकि यूजुअली प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स ही शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसको आपको बताने की कोई नीड नहीं है। ऐसा इसको सब पता होता है, इटसेल्फ खुद पता होता है। यानी आप खुद एक बात समझे, सारे बच्चे सुनो, लॉजिकल वे में कनेक्ट होते हैं। वो क्या कहता है, की ऑडिट मैटर आपको कहां से मिलेगा? उन मैटर्स में से जो किसको बताओगे? तो जब उसको वैसे ही पर्सनली बता चुके हो, वही उस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो क्या वापस उसको रिपोर्ट में भी बताओगे? नहीं, बताने की कोई नीड नहीं है। बट हाँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनी तो सिर्फ की ऑडिट मैटर किस केस में आएगा? लिस्टेड कंपनी के केस में। पर क्या है वो तो चैप्टर में बताना है, मैंने सारी चीजें अभी तो मैंने खाली आपको डिफरेंस मतलब क्लियर किया है, क्रिएट किया है। क्लियर था? अच्छा भाई, अब 8वां सेक्शन जी। नहीं तो फिर ये कैसी बदतमीजी है, डिस्क्लोज भी ना करे, बात भी ना माने। हाँ यार, सवाल सुन लो भाईजान, सवाल भाई देखो, इनका सवाल ये आप सब भी अब सोचना, क्योंकि अब आप सीख चुके हो ना, तो जवाब देना आपको आना चाहिए। भाई इन्होंने कहा कंपनी डिस्क्लोज भी नहीं कर रही, और दूसरा क्या नहीं कर रही? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करी तो मतलब मान ही नहीं रही ना।
अब आगे टाइम भी ज्यादा लग गया। अच्छा भाई अब आप मुझे बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा, पूछा बता दो, कंपनी मान नहीं रही है, डिस्क्लोज भी नहीं कर रही है, सुबह शाम में बैठा हूं, फड्डा हाथापाई हो रही है, सब चल रहा है, बताओ ऑडिटर क्या करेगा? की ऑडिट मैटर देगा या ओपिनियन? ओपिनियन, ओपिनियन में आएगा, ओपिनियन, ओपिनियन में स्टेटमेंट, सिंपल। लगा टाइम ज्यादा? अबे तो ऊपर बता देगा ना, सही है, मॉडिफाइड ओपिनियन में बता दोगे ना, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में कि मसला क्या था। अच्छा अब आपको प्लीज सुनो, अब आपको कोई क्लाइंट कहे, लिस्टेड कंपनी है, कह रही है यार जानी देख हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, तू एक काम कर की ऑडिट मैटर में डाल दे। फिर नहीं, क्यों नहीं डाल रही की ऑडिट मैटर में? क्योंकि ये मसला कि बात समझो, मैं कह रहा हूं वो मैटर की ऑडिट मैटर है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा की ऑडिट मैटर है, बट उसको यहां पे तब बताऊंगा जब बाकी सब सही होगा। मैं बोलूंगा सब सही था, मैंने इस पे ये काम किया है, वो बोलेगा भाई जब सही नहीं था तो वहां बताना। क्योंकि देखो शेयर, अब बात समझिए, रिपोर्ट का एक पैटर्न है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है तो पहले तो एफएस सही होंगे, अगर एफएस गलत है तो क्या उसको वहां बताऊं या नीचे बताऊं? वहां बताएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हिट होगी ना, क्योंकि वो तो ये सोच के बैठा हुआ है कि अगर आपने ओपिनियन में सही लिख दिया तो फिर की ऑडिट मैटर वो तो फिर देखेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा भाई सही हो गया, तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए किस सेक्शन में बताना है? ओपिनियन के सेक्शन में। ये देखो ये तो पहले दिन से क्लियर करके चल रहा हूं, क्लैरिटी है। चलें जी भाई आगे। अब 8वां सेक्शन आता है किसका? अदर इंफॉर्मेशन का। ताबिश कह रहे हैं स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं? बेटा स्कोप लिमिटेशन इसलिए नहीं ना, मुझे पता है कि वो क्या गलती कर रहा है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब है सबूत ना मिले, सही है ताबिश, फर्क है। चलें जी ओके आगे, अदर इंफॉर्मेशन, सही है जी। मैंने आपको ये पहले भी जिक्र किया है, आई डोंट नो पहले किया था, मुझे याद आ रहा है पहली क्लास में। हम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं कंपनी, तो कंपनी उसके साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगाती है, अपनी कमेंट्री लगाती है, और ये कुल मिला के बन जाती है एनुअल रिपोर्ट। कुल मिला के क्या बन जाती है? एनुअल रिपोर्ट। बहुत फोकस होकर समझना है इस बात को, ये कुल मिला के क्या बन गई? एनुअल रिपोर्ट। अच्छा अब ऑडिटर को ये कहा गया कि तुम अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में ये लिखो कि मैंने बीइंग एन ऑडिटर एडिशनल जिम्मेदारी होने के तहत अदर इंफॉर्मेशन में जो रेशियोज लिखे हुए और जो बातें लिखी हुई हैं उसको अपने एफएस से मैच किया। अच्छा अदर इंफॉर्मेशन ऑल्दो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, इसका अलग से आयजा है, सही जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 720 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि कंटेंट्स में आ रहा तो मुझे बताना फर्ज बनता है। सुन लो भाई, मैंने आपको क्या कहा, आपने रिपोर्ट किस पे दी है? एफएस पे, या एनुअल रिपोर्ट पे? एफएस पे। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या एफएस के अलावा भी चीजें आती हैं? डायरेक्टर्स की प्रोफाइल, डायरेक्टर्स की कमेंट्री, चेयरमैन रिव्यू, ये सारी चीजें आ रहा होता है। अच्छा डायरेक्टर पे उसमें कमेंट्री करते हैं कि हमने इतने प्रॉफिट अचीव कर लिया, इतनी सेल्स इंक्रीज हो गई, इतने रिसीवेबल डेज हैं, ये सारी चीजें। पर क्या ऐसा हो सकता है वो गलत बयानी करे और शेयर होल्डर ये समझे कि जो डायरेक्टर कह रहा है वो सही है, तो क्या वो मिसलीड हो जाएगा? अच्छा इवन दो मैं ऊपर ये बता चुका हूं कि मैंने ऑडिट सिर्फ किसका किया है? एफएस का, ऊपर मैं बता चुका हूं, बट इन ऑर्डर टू फर्दर क्लैरिफाई आपको बीइंग एन ऑडिटर ये कहा गया कि आप एक काम ये करेंगे कि बिफोर दोज इंडिविजुअल्स पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप रिपोर्ट साइन करने से पहले कंडीशन डालेंगे। कंडीशन ये होगी कि आप उनको कहेंगे कि आप जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे ना उससे पहले मुझे भेजेंगे, मैं उसमें चेक करूंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीजें या ग्रोथ है क्या आपकी रिपोर्ट में सही आ रही है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज बोथ थिंग्स आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं होते तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं कह देता हूं कि भाई मैंने आप लोगों के लिए, प्यारे शेयर होल्डर भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों के लिए ये काम भी कर दिया कि मैच कर लिया, पर जब मैंने मैच किया तो मुझे पता लगा वो डायरेक्टर रिपोर्ट में ये चीजें के मसले हैं, तो जरा वो देख के रीड कर लेना। तो सर कुछ रीड करे या ना करे, रिपोर्ट तो देखेगा वो, तो अदर इन्फॉर्मेशन में उसको पता लग जाएगा कि डायरेक्टर रिपोर्ट में मसले क्या है कल को, वरना वो आपको चैलेंज करेगा। क्या चैलेंज करेगा? कि डायरेक्टर सही है तुम गलत, तो मैं इसको पहले ही बता रहा हूं
वो जैसी गलत है, हम सही हैं। तो अच्छा, अगर अदर इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो क्या फौरन यहाँ पे लिख दें या मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें? भाई उससे रिक्वेस्ट करेंगे सही करो, अगर सही नहीं करते तो फिर क्या करूं? अच्छा, ओपिनियन क्यों नहीं मॉडिफाई कर रहा? वेरी गुड, अब कनेक्ट हुआ। एफएस का मसला, मसला किसका है? अदर इन्फॉर्मेशन का। मसला किसका है? तो गलती कहां की है? तो बताऊंगा भी कहां पे? अदर इन्फॉर्मेशन में। मैं सिंपल ये कह दूंगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट एंड दीज आर द एरर्स व्हिच आई हैव फाउंड इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये ख्याल रख लेना कि वो गलत है। अच्छा, अगर एफएस गलत होते तो ओपिनियन की चौरंगी आ जाती। आप तो स्ट्रेट क्लियर हैं इस बात पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा देखो, तभी इसकी वेटेज 15 से 20 नंबर है। वो तभी कहता है कि भाई सोचने का तरीका तो डेवलप करो। मेरे लिए कसम खुदा की बड़ा आसान था, मैं आपको टॉपिक पे शुरू करा देता, चैप्टर शुरू कर लेते। बट अगेन आप बताओ, कंटेंट समझना लाजमी है इन ऑर्डर टू डिफाइन कि विच पैराग्राफ इज अबाउट टू हिट, किस पैराग्राफ पे क्या इंपैक्ट आएगा। यहां पे क्लैरिटी है। अच्छा जी, अब एक एक करके एक सवाल ले लेते हैं। सर, डायरेक्टर रिपोर्ट में ऑडिटर रिपोर्ट वो मॉडिफाई करते हैं? क्या बातें कर रहा है भाई मुस्तफा? डायरेक्टर रिपोर्ट में ऑडिटर रिपोर्ट भी वो मॉडिफाई करते हैं? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहा है यार जानी। डायरेक्टर भाई देखो, एक डायरेक्टर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स ये हैं, तो वो कहां से बनाएगा रिजल्ट्स? एफएस से। भाई डायरेक्टर लिख के दे रहा है कि हमने 25% की ग्रोथ अचीव की है, तो कहां से देखेगा? एफएस से देखेगा। बोलेगा हमने एक्सपेंसेस इतने % किए हैं सेल्स के, कहां से देखेगा? तो भाई मैं कह रहा हूं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। उस चीज को बचाने के लिए कि वो कंसिस्टेंट हो, मैं एक एडिशनल काम कर रहा हूं कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अदर इंफॉर्मेशन से रिकंसाइल कर रहा हूं। और अगर उसमें कोई भंड है तो वो यहां बता रहा हूं, पर अगर उसमें कोई भंड है मैं ओपिनियन को क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि एफएस का मसला नहीं। आप ओपिनियन एफएस पे दे रहे हैं या अदर इंफॉर्मेशन पे है? ओपिनियन एफएस पे दे रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं किसकी? अदर इंफॉर्मेशन की। अच्छा भाई, अब एक दो बात भाई पहले ये बता दो जानी, क्लियर है? अच्छा भाई आसिम सर, रिमेनिंग टाइम में ऑडिट हो जाएगा मेरा? 315 के 4 लेक्चर लिए हैं जानी, इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। तुम रोज 2 लेक्चर लो तब भी हो जाएगा। अच्छा भाई, खिजर कह रहे हैं कि सर हमने ऊपर लिख दिया कि मैं सिर्फ ऑफिस एफएस का ऑडिट कर रहा हूं, तो रिपोर्ट क्यों? अच्छा एक बात सुनो, इधर इधर प्लीज 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 सुनो, अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि सर जब मैं ऊपर लिख चुका हूं कि मैं सिर्फ एफएस का ऑडिट कर रहा हूं, तो यहां क्यों बता रहा हूं? अगर तुमने कोई गलती मिले अदर इंफॉर्मेशन में, तो तुम्हें अगर अपने आप को डिसएसोसिएट करना हो उस इंफॉर्मेशन से, तो ओपिनियन के सेक्शन में तो तुम नहीं बता सकते। ओपिनियन के सेक्शन में, क्योंकि ओपिनियन में तो सिर्फ एफएस की बात हो रही है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ अलग से आपको दिया गया है कि अगर आपको शेयर होल्डर को आगाह करना है कि अदर इन्फॉर्मेशन में मसला है, तो वो यहां बताओगे। अच्छा, ऊपर ओपिनियन में बताओगे तो उसको क्या लगेगा? एफएस में मसला है। पहले बताओ फर्क क्लियर हो रहा है? तो ये बेसिक इसमें डिफरेंसेस हैं। क्लियर है जानी? खिजर जल्दी बताओ तो फिर हम आगे लेके चलें। ओके गुड। अब जुहेर कह रहे हैं कि सर हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट का ओपिनियन नहीं देते। राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो डेफिशिएंसीज या इनकंसिस्टेंसी एनुअल रिपोर्ट में है, अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में आएंगी। क्या ये सही कह रहे हैं? पक्की बात है? अबे हाँ या नहीं? तुमसे ज्यादा थका हुआ मैं हूं कोई? मैं सुबह 8 बजे से निकला हूं, मरे हुए तुम लोग इधर। खैर हैं, तेरे से पूछा चसी मैंने इधर। चलिए भाई, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये घर से जो डायरी में लिख के आता है ना, ये शाम तक खत्म कर लिया कि 6 बजे के बाद नहीं आने चाहिए। ये टिक कर ले तू, सही है? जो ये लिख के आया था, शर्मा भी रहा है बंगी इधर। खैर भाई, 9th मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा भाई, आप अगर वैसे ही डिस्कस करें सुकून से, इसको बस मतलब यूं ही किल हो जाएगा। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में मुझे लगता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस बनाना, है या नहीं है? है, चलें ओके। दूसरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लगाना। तो सर इंटरनल कंट्रोल की पंचायत तो आपने की थी। नहीं, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। फहद, इंटरनल कंट्रोल का पे हमने क्या किया था? नहीं, टेस्टिंग भी नहीं की थी। गलत।
बता बता जल्दी बता भाई। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल लगाना है, मानते हो, है ना? और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल लगाना इसलिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती, तो ऑडिटर क्या करता था? समझता था। ये बात बोली इसने, ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है और उससे क्या निकालता है? रिस्क, और फिर उसको क्या करता है? टेस्ट। तो हमारी जिम्मेदारियों में और उसकी जिम्मेदारियों में फर्क है। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? तो आप यहां पे क्लियर करेंगे उसको। अच्छा एक और बात बता दो, अगर तुम कनेक्ट कर पाओ यहां से, क्योंकि मैं पूरा कनेक्टेड लेके चलूंगा ऑडिट को। एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, उसमें भी तो तुमने मैनेजमेंट को लिख के दिया था कि तुम एफएस बनाओगे, तो यहां क्यों लिख रहे हो? लॉजिकल जवाब देना, मजा आ जाएगा, सोचो। वापस से मेरा सवाल सुने, फिर चवल मार दी। मैंने सिखाई नहीं है लिमिटेशन, तूने कहां से पढ़ाई अल्फाज? हाँ, पिछली गली हो या आगे वाली गली हो, सही है, तुम्हारे दोनों गलियां बंद हैं, सही है इधर। अच्छा भाई खैर, अब मुझे एक बात बताओ, नहीं जानी अभी प्लीज सुनिएगा, अभी भी सही जवाब नहीं मिला। देखो मैं बीइंग एन एग्जामिनर एक सवाल करूं, इफ यू हैव एग्रीड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब सवाल सुन लो, क्योंकि अगर एग्जामिनर अपनी औकात पे आ जाए ना तो मैं लग पता जाएगा। इफ यू हैव एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट that it is the responsibility of the management to prepare financial statements and implement internal control, then why we have to refer these things again in the audit report? Very good, ये सही जवाब है कि पहले आपने जो एग्रीमेंट किया है वो किससे किया है? मैनेजमेंट से। आवाम को तो नहीं पता, आप लिख के तो। अच्छा, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म करना। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म करना, यानी सामने वाला बंदा आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि आपकी जिम्मेदारी थी एफएस बनाना, तो हम यहां पे लिख के देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इंटरनल कंट्रोल लगाने की, और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की। तो हम भी तो करते थे गोइंग कंसर्न। हम अब ये इंग्लिश का वर्ड सिखाऊंगा तो ये अगेन एंड अगेन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। हम चेक कर रहे थे उसकी रीजनेबलनेस। क्या? हाँ, रीजनेबलनेस बोल के दिखाओ। हाँ, ये बात चलें जी। अब सर हम देख लेते हैं इसमें जिम्मेदारी। अच्छा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सच इंटरनल कंट्रोल एज द मैनेजमेंट डिटरमाइन इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ एफएस दैट आर फ्री फ्रॉम, चाहे वो फ्रॉड से हुई हो या ऐसे। अब देखो, इंटरनल कंट्रोल पहले पढ़ाने का मकसद ही यही था ताकि कनेक्टेड हो। तुम यहां पे आके बता दो, तुम बोलते पता नहीं क्या इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है लॉजिक? चलें जी, आखिरी, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ। क्योंकि कल को बात समझिएगा, कल को अगर मेरी रिपोर्ट साइन करने के 1 महीने बाद कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाए तो मैंने अपना काम तो वैसे भी किया होगा, जैसे मैंने तुम्हें भी कहानियां बताई। अगर डूब भी जाए तो तुम्हारे पास एक हथियार है, तुम बोलोगे रिपोर्ट में मैंने लिख के दिया था कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक थी कि वो असेसमेंट रीजनेबल है। अगर आपको ये चेक करना है कि मैंने रीजनेबलनेस को चेक किया था, तो आओ मेरे वर्किंग पेपर देख लो, मैंने ये काम किया हुआ है, ये इंक्वायरीज किए, ये पैंथर अपनाए, तो उसके बाद भी हो गया तो मैं क्या करूं? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? तो इसलिए आपने क्लैरिटी से बता दिया कौन से पैराग्राफ के अंदर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? तो सर आई होप ये डिटेलिंग आज तक की क्लास के लिए काफी है, इसके बाद आप लोग मर जाएंगे। सही है जी? तो हम अगली क्लास में इसके कुछ कंटेंट्स है वो खत्म करेंगे और फिर हम एक एडवांस वर्जन पे चले जाएंगे जिसमें ड्राफ्टिंग वगैरह सब होगी। पर आज का क्विज आएगा, वो देखते हैं कौन सही कर पाता है। आपने डिसाइड करना होगा कि इस चीज से कौन से एरिया में इफेक्ट आएगा। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में।